नमस्कार, स्वागत है आप सबका गैसीय नियम के पार्ट 2 में। कल यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। आज हम सफ़र की शुरुआत करेंगे। तो आज हम आरंभ करते हैं संयुक्त गैस समीकरण से। संयुक्त गैस समीकरण का आशय क्या है? संयुक्त गैस समीकरण बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ, बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम को संयुक्त कर जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं संयुक्त गैस समीकरण, कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब बॉयल के नियम से V varies 1/P at constant T और चार्ल्स के नियम से V varies T at constant P। अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करने के बाद V varies 1/P, V varies T, दोनों को कंबाइन करें V varies T/P। वैरिएज का चिन्ह तोड़ेंगे, एक समानुपातिक नियतांक से गुणा करेंगे। K समानुपातिक नियतांक है, V बराबर K इंटू T/P। इस तरह से इस P को इधर और T को इधर लाते हैं तो PV/T इक्वल टू K। PV/T इक्वल टू K अर्थात PV/T कांस्टेंट यानी P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2। यही सामान्य अर्थों में इसे ही हम गैस संयुक्त गैस समीकरण कहते हैं। ऐसे इसे इस रूप में ध्यान में रखना है, PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, ये संयुक्त गैस समीकरण। तो संयुक्त गैस समीकरण के बाद आज अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गेल-ऊसाक में कल जिक्र किया गया था कि चार्ल्स के नियम में गेल-ऊसाक साहब ने संशोधन किया था, एक्सटेंडेड किया था और उसके बाद गेल-ऊसाक और चार्ल्स ने मिलकर जो नियम दिया, गेल-ऊसाक चार्ल्स का नियम। जहां बॉयल ने दाब और आयतन के बीच संबंध बताया, चार्ल्स ने आयतन और ताप के बीच में रिलेशन बताया, वहां चार्ल्स और गेल-ऊसाक के जो संयुक्त नियम आए उसमें दाब का ताप के साथ संबंध बताया गया। दाब के साथ ताप का संबंध बताते हुए कहा गया कि दी गई मात्रा का आयतन यदि गैस का नियत हो, यानी यदि किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन नियत हो तो दाब ताप के समानुपाती होता है, अर्थात P varies T at constant V। कहने का सेंस है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे दाब बढ़ेगा। सामान्यतः जब हम सामान्य देखते हैं, सामान्य अवस्था रहती है तो ताप बढ़ने के साथ साथ आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ता है, निम्न दाब की स्थिति आती है। परंतु जब आयतन को कांस्टेंट रखा जाएगा तो ताप बढ़ने के साथ साथ दाब बढ़ेगा। P varies T ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर K इंटू T, K कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक, P/T इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम यानी गेल-ऊसाक चार्ल्स नियम को इस तरह से लिख सकते हैं, P1 T1 P2 T2 सो ऑन। आगे P/T कांस्टेंट, ये था हमारा गेल-ऊसाक चार्ल्स का नियम। तो अब तक हमने देखा बॉयल्स का V varies 1/P, चार्ल्स V varies T और अब गेल-ऊसाक साहब P varies T। इस तरीके से इन तीनों के नियम के बाद अब हम आगे आते हैं अवोगाद्रो के नियम। अवोगाद्रो के नियम की जानकारी थोड़ी बहुत हमने मोल कॉन्सेप्ट में जाना था। अवोगाद्रो का नियम क्या है? अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो साहब ने बताया कि अगर दाब और ताप की समान दशा हो, दाब और ताप ये दोनों को उन्होंने कांस्टेंट रखा, अचर रखा, समान स्थिति में रखा, तो बताया कि अगर
इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन सेम है और इसमें भिन्न भिन्न गैस है, तो अणुओं की संख्या समान होगी। दाब और ताप के सिमिलर कंडीशंस में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात दाब और ताप अगर अचल हो तो V वैरिएज n, अचल ताप और दाब, ये है हमारा अवोगाद्रो का V वैरिएज n। हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, V बराबर कोई कांस्टेंट से गुणा V बाई n इक्वल टू कांस्टेंट। n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल, बराबर हम लिखते क्या है, गिवन मास बटे मोलेकुलर मास, गिवन मास स्मॉल m बाई कैपिटल। तो यहाँ हम चाहें तो n को अगर m इस रूप में अगर हम लिखना चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, v स्मॉल m कैपिटल M बराबर कांस्टेंट। तो इस रूप तक भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेनली ये है v बराबर k इंटू n, v बाई n बराबर कांस्टेंट। तो इस तरह से अवोगाद्रो के नियम को हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिखेंगे, v1 बाई n1 बराबर v2 बाई n2। अवोगाद्रो का नियम फिर से देखते हैं, दाब और ताप अचल हो तो किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात मोलों की संख्या जितना, अणुओं की संख्या जितना बढ़ेगा, मोल के संदर्भ में हम जानते हैं एक मोल में 6.02 × 10⁻³ अणु होते हैं। इस प्रकार से ये था हमारा चार्ल्स बॉयल्स अवोगाद्रो केलुशाक चार्ल्स का नियम समाप्त होता है। इन तमाम नियमों से को जोड़कर अब हम जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण या इसे अवस्था गैस समीकरण भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, अभी आइडियल गैस इक्वेशन यानी इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो अभी इक्वेशन प्राप्त होगा उस इक्वेशन को पालन करने वाला तमाम गैस आइडियल है। वह इक्वेशन कौन? जिसे कोई गैस उसका जब अनुपालन करता है तो उसे आदर्श गैस की श्रेणी में रखा जाता है। ये दरअसल इस रूप से कहा जा सकता है आदर्श गैस को, वैसी गैसें जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में चार्ल्स बॉयल्स अवोगाद्रो के नियम का अनुपालन करते हैं। दरअसल ऐसा कोई व्यवहारिक गैस होता ही नहीं। हाँ, कुछ शर्तों पर कुछ गैसें ऐसी होती है जो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है, लेकिन उसकी चर्चा छोड़कर अभी हम देखते हैं आदर्श गैस समीकरण है क्या। बॉयल्स का नियम एक बार फिर लिखते हैं, बॉयल्स लॉ, V वैरिएज 1/T, चार्ल्स लॉ, V वैरिएज T, अवोगाद्रो लॉ, V वैरिएज N। तीनों को मिलाएं तो तीनों को कंबाइन करने पर V वैरिएज NT ऊपर P नीचे, NTP। अब कांस्टेंट से गुणा करें तो इसको V बराबर R इंटू NT/P, जहां R नियतांक है। इसे हम लोग गैस नियतांक कहते हैं। R नियतांक है, गैस नियतांक है, उसका थोड़ा सा जिक्र आगे हम करते हैं। यहां से देखिए इसको किस रूप में लिख सकते हैं, PV बराबर NRT। यही है हमारा अवस्था समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। P दाब, V आयतन, N मोलों की संख्या, T ताप और R गैस नियतांक। इससे हम अगर R को लिखना चाहें तो R बराबर हम लिख सकते हैं PV बाई NT।
इसको थोड़ा सा देखते हैं। एन के संदर्भ में भी हमने जिक्र किया कि एम बाई कैपिटल एम होता है। अब इस तरह से अगर यहां हम ये लिख दें पी वी बराबर स्मॉल एम आर टी बाई कैपिटल एम, ये भी हम लिख सकते। आर का अगर हम जिक्र करें आर को किन पद में, पहले तो हम पी वी बराबर एन आर टी समझ गए कि आदर्श या समीकरण है। इसी से हम देखते हैं कि आर को किन किन पदों में लिखा जा सकता है। आर बराबर इससे आया है पी वी बाई एन टी, एन बराबर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम से पी वी स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू टी, ये ऊपर चला जाएगा पी वी टी पी वी एम और डी से एम इंटू टी। तो इस प्रकार से हम आर के बदले ये भी दे सकते हैं। अगर यहां से हम पी निकालना चाहें तो P बराबर हमारा हो जाएगा एम आर टी बाई वी एम। अब एम बाई वी, स्मॉल एम बाई वी, एम बाई वी ये घनत्व होता है। ध्यान में होता है किसी गैस की दी गई मात्रा का एकांक आयतन में जो गैस की मात्रा होगी उसको गैस का घनत्व कहते हैं। तो एम बाई वी के बदले अगर हम डी बैठा दें इसलिए टी बराबर फॉर्मूला हमारा आएगा डी आर टी बाई एम। तो पी को हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये सब इंटर कन्वर्जन है। मुख्यतः हमको ध्यान में रखना है पी वी बराबर एन आर टी। अब सवाल है आर का मात्रक क्या होगा, आर का मान कितना होगा, आर नियतांक है तो इसे कैसे लिखते हैं। तो मात्रक उसके मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है, लेकिन जो टर्म्स जिस पर आर प्रभावित होता है, आर निर्भर करता है जिस पर, उससे ही मात्रक निकलेगा। आर है पी पर, भी पर, एन पर, टी पर। तो हम आर के मात्रक को देखते हैं। आर का मात्रक क्या होगा, आर का मात्रक आर बराबर है हमारा पी वी एन टी। पी प्रेशर, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल और टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम केल्विन में लिख दें। अब मात्रक यहां से देखिए, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा अगर हम चाहें तो फोर्स और लेंथ स्क्वायर कर देते हैं, एरिया को, वॉल्यूम को लेंथ क्यूब कर देते हैं, मोल टेम्परेचर कर देते हैं। ये कट जाएगा, एक बच जाएगा, यानी ऊपर में होगा फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, और मोल इंटू टेम्परेचर। अब हमें याद होगा एक फॉर्मूला, और ये F इंटू डी बराबर होता है W, यानी वर्क का, बल इंटू विस्थापन बराबर का, अर्थात बल और लेंथ, फोर्स और लेंथ को अगर हम यहां चाहें तो उसे वर्क लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखिए वर्क बाई मोल टेम्परेचर। इन सब से हम मात्रक निकाल सकते हैं। कहां कहां से, इसको देखिए। अगर यहां से हम मात्रक देखते तो न्यूटन, मीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, इससे निकालते न्यूटन, मीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट।
इससे देखिए वर्क का ऐसा यूनिट यानी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। असाइनमेंट जूल प्रति मोल, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। हमसे अगर पूछा जाए कि ऐसा मात्रक क्या होता है आर का, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। लेकिन जब सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस पद्धति में वर्क का मात्रक होता है अर्ग, बाकी मोल वही रहेगा, टेम्परेचर वही रहेगा, केवल अर्ग चेंज होगा। तो सीजीएस मात्रक आर का हो जाएगा अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। थोड़ा हम जूल और अर्ग के बीच का एक याद रखेंगे। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो इस तरह से हमारा सीजीएस मात्रक अर्ग प्रति मोल प्रति केल्विन, एसआई मात्रक जूल प्रति मोल पर केल्विन है। और ऐसे जब एसटीपी पर आयतन लीटर में दिया गया हो, आयतन यदि लीटर में दिया गया हो, ये लीटर में हो, ये एमएम में हो या फिर एटीएम में हो, वायुमंडलीय दाब में हो, ये मोल में हो और ये केल्विन में हो, तो इससे हमारा यूनिट एक बनता है। और बनता है क्या? एटीएम लीटर, यानी LIT ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये एसटीपी पर जनरली इसका इस्तेमाल होता है। जब गैस का आयतन एसटीपी पर दिया गया हो, एनटीपी पर दिया गया हो, तो जनरली इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे दूसरे सेंस में भी कर सकते हैं जब गैस का आयतन लीटर में दिया हो। तो फिर से एक बार देखते हैं, आर का मात्रक एसआई मात्रक जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है, न्यूटन मीटर प्रति मोल प्रति केल्विन भी कह सकते हैं। इसका जब वॉल्यूम लीटर में दिया हो तो लीटर एटीएम प्रति मोल प्रति केल्विन कह सकते हैं एक। और जब हम सीजीएस मात्रक इसको देखेंगे तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर देंगे, अर्ग प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। ये था हमारा आर का मात्रक। अब आर का मान, आर के मान को अभी जैसा हमने देखा कि पीवी बराबर होता है nRT, तो आर बराबर पीवी एनटी था। अगर n 1 मोल हो, T स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हो, ये एक वायुमंडलीय दाब, तो ये इसका आयतन होता है 22.4। जानते हैं किसी गैस की के 1 मोल का आयतन 22.4। इस सारे वैल्यू को जब हम बैठा देंगे तो आर का जो मान हमें प्राप्त होगा वह आर का मान कैलकुलेशन करके आएगा 0.082 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। इसको जब एसआई पद्धति में देखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा 8.314। अब एसआई मात्रक ध्यान में रखेंगे जूल और केल्विन प्रति मोल 8.314। इसको अगर हम चाहें सीजीएस एसआई में हो गया वैल्यू, सीजीएस में जूल के बराबर मैंने कहा था 10⁷, मल्टीप्लाई केवल कर देना है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग और केल्विन और मोल इनवर्स, ये सीजीएस मात्रक। अब 1 कैलोरी में 4.18 जूल नियर अबाउट, चूंकि 4.2 जूल होता है, तो अगर हम इस जूल को कैलोरी में बदलें तो आर का वैल्यू कैलोरी में होता है, आर का मान 1.987 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल। देखिए मेनली मुख्यतः यही है, इसी को अलग अलग
जब हम पद्धति में बदलते हैं तो अलग अलग आता है, लेकिन आर का वैल्यू 1.987 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल भी होता है। आर का भिन्न भिन्न पद्धति में मात्रक और भिन्न भिन्न पद्धति में मान, चूंकि प्रतियोगी परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए हमें इसका ऐसे ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से ये आदर्श गैस समीकरण, अवस्था समीकरण जिसे कहते हैं, उससे आर का मान आया। थोड़ा सा हमें अन्य सूत्र भी हैं जिसको ध्यान में रखना होगा, और एक होता है गैस के लिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, अनुभार न्यूमेरिकल बनाने में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, 2 गुने वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व क्या है इसकी चर्चा कभी बाद में, लेकिन अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व और परमाणुकता आणविक द्रव्यमान बटे परमाणु या आणविक भार बटे परमाणु। जैसे अगर पूछा जाए O3 की परमाणुकता, तो O3 की परमाणुकता, तो O3 एक ही एटम O से मिलकर के बना, इसमें परमाणु की संख्या हो गया, परमाणु है O, इसका परमाणु द्रव्यमान, और O3 का आणविक द्रव्यमान 48 बटे 16 3, तो इसकी परमाणुकता है 3। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। अब तक हमने देखा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, गेलू-शाक्स-चार्ल्स लॉ, और इसके बाद आदर्श गैस समीकरण। ये यहाँ तक का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब हमारा गैस के नियम में अगला नियम है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का, ये आंशिक, डाल्टन की गैस का आंशिक दाब का नियम। आंशिक शब्द का अर्थ क्या होता है? अंश का अभिप्राय होता है हिस्सा, भाग, जो आपका कहता है अंश में, तो अंश में मतलब भाग। अब सपोज करें कि इस बर्तन में A, B, C गैस है, ये गैस की दीवारों पर P1 दाब लगाता है, ये गैस की दीवारों पर P2 दाब लगाता है, और ये गैस की, ये बर्तन की दीवारों पर, सॉरी, बर्तन की दीवारों पर P3 दीवार है, P3 दाब डालता है। P1 दाब एक्सर्ट किया जा रहा है एक गैस के द्वारा, P2 B के द्वारा, P3 C के द्वारा। तो ये बर्तन, डाल्टन कहते हैं कि बर्तन के ऊपर जो कुल दाब अनुभव किया जाएगा वह प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा नियत ताप पर। यानी अब इनके नियम को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। नियत ताप पर यदि किसी बर्तन में कई गैस हो, लेकिन एक कंडीशन को ध्यान में रखना है, जो गैस लिए जाएंगे वो नॉन रिएक्टिव हो, एक दूसरे से नॉन रिएक्शनेबल, यानी एक दूसरे से अभिक्रिया करने वाला न हो। अब ऐसी गैस हो जो आपस में जाने के बाद दूसरी ही क्रिया करने लगे, तो उसके लिए डाल्टन का नियम नहीं है। यानी उन गैसों के लिए है कि जो बर्तन में आपस में कोई अभिक्रिया नहीं करती। उस स्थिति में अगर n गैस लिए गए हों और प्रत्येक गैस के द्वारा अलग अलग आंशिक दाब P1, P2, P3 हो, तो बर्तन की दीवारों पर महसूस P टोटल कुल दाब इसके आंशिक दाब के बराबर होता है। P1 प्लस P2 प्लस P3 आंशिक दाब के योगफल के बराबर। ये था हमारा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। अब यही सवाल आया, आंशिक दाब कहते किसको? तो थोड़ा सा आंशिक दाब को समझने के लिए एक ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर राम और मोहन दोनों मिलकर, राम और मोहन मिलकर के अगर सपोज कीजिए कि 30 रुपया कमाए, दोनों मिलकर 30, इसमें ये 10 और ये 20, तो ये जो इसका हिस्सा है 30 में राम का अंश 10, 30 में मोहन का अंश 20,
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, राउंड का अंश 10/30 यानी 1/3 हिस्सा है आयरन, और इसका मोहन का 20/30। तो इस तरह से आंशिक दाब, टोटल दाब में एक आंशिक दाब को अगर हम कहें तो अगर इस बर्तन में आंशिक दाब की परिभाषा कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं, इस बर्तन में केवल A रहता है तो बर्तन की दीवारों पर इसके द्वारा आरोपित दाब कहलाता है आंशिक दाब, A का आंशिक दाब। अकेले इंडिविजुअली यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि एकल गैस के द्वारा बर्तन में आरोपित दाब को उस गैस का आंशिक दाब कहते हैं। जनरली इसे PI से सूचित करते हैं। 1, 2, 3 के लिए P1, P2, P3 इस प्रकार से आता है। आंशिक दाब को हम मूल में पहले देखिए, V बराबर हमारा फॉर्मूला था nRT, P बराबर होगा nRT/V। इसलिए जब इसमें हम अलग अलग गैस A, B, C, इसके मोलों की संख्या है N1 मोल, N2, N3, आयतन इसका है V1, इसका है V2, इसका है V3। तो P बराबर, इसका दाब अगर P1 हो तो P1 बराबर ऊपर के फॉर्मूला से हम देखेंगे क्या होगा, N के बदले N1। R कांस्टेंट है इसलिए R का मान वही रह जाएगा, और टेम्परेचर हमने पहले जिक्र किया है कि नियत ताप पर ये रूल्स ही है, तो वह भी नियत N1 RT/V1। इसी तरह से P2 हो जाएगा N2 RT/V2। तो इस प्रकार से हम P1 P2 निकाल सकते हैं। अब इसी से थोड़ा सा देखते हैं, Pn तक अगर रहता तो Pn बराबर हमारा हो जाता NN RT/V। P टोटल आंशिक दाब के नियम से P1 + P2 + P3 + so on। P टोटल, P बराबर यहां से आई N RT/V। अब इससे अगर आयतन भी नियत हो जाए तो हम लिख सकते हैं, यानी V1 बराबर V2 बराबर Vn कर दें, तो इससे हो जाता हमारा P1 बराबर N1 RT/V प्लस N2 RT/V प्लस वो N RT भी कॉमन ले लें, N1 प्लस N2 प्लस N1 प्लस N2 प्लस so, अर्थात बर्तन में मोलों की कुल संख्या, प्रत्येक गैस के मोलों की, N1 पहले गैस की मोलों की संख्या, N2 दूसरे गैस की मोलों की संख्या, यानी एक बर्तन में जो मोलों की संख्या है वह प्रत्येक गैस के मोलों की संख्या के बीजगणितीय जोगफल के बराबर होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जहां दाब प्रत्येक गैस के द्वारा आरोपित दाब के बीजीय योग के बराबर है, मोलों की संख्या प्रत्येक गैस के मोलों की संख्या के बराबर है, यानी अणुओं की संख्या के योग के बराबर होगा, मोलों की संख्या के योग के बराबर होगा। लेकिन ये शब्द तब लागू होगा जब बर्तन में रखा हुआ गैस का जो मिश्रण है वह आपस में अक्रियाशील है, नॉन रिएक्शनेबल है। अगर रिएक्शनेबल होगा तब यह लागू नहीं होगा। ये था हमारा आंशिक दाब का नियम। थोड़ा सा इसको देखते हैं, आंशिक दाब को मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं हम। मूल प्रभाज को मूल अंश भी कहते हैं। मूल प्रभाज, मूल अंश, इसे दोनों एक ही चीज होता है, मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। सपोज करें कि इस बर्तन में दो घटक हैं ए बी। ए के मोल हैं Na और बी के मोल हैं Na। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस बर्तन में टोटल मोल कितने हो गए, n बराबर
Na प्लस Nb। Na प्लस Nb टोटल हुआ बर्तन में मोलों की संख्या। अब A का मोल प्रभाज बराबर A के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या बटे टोटल नंबर ऑफ मोल यानी कि Na प्लस Nb, यानी क्या सकते हैं Na बटा Na प्लस Nb। A के का मोल प्रभाज को सूचित करते हैं XA से। फिर इसी प्रकार से B रहेगा तो XB बराबर Nb बाई Na प्लस Nb, अर्थात जिस घटक का मोल प्रभाज पूछेगा तो घटक के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या, ये होता है घटक का मोल प्रभाज। तो इस तरह से अगर हम देखें बर्तन में दोनों था, दोनों को अगर जोड़ दें XA, मोल प्रभाज को हम X से सूचित करते हैं, XA प्लस XB कर दें। हमेशा ध्यान में रखेंगे Na प्लस Nb का जोगफल आया, एलसीएम Na प्लस Nb, ऊपर में भी आ जाएगा Na प्लस Nb और नीचे में भी Na प्लस Nb, कैंसिल हो जाएगा 1। अर्थात किसी बर्तन में रखे सभी घटक के मोलों के मोल प्रभाज का जोगफल सदैव 1 होता है। अगर इसमें A1, A2, A3 सो ऑन An हो, इसके मोलों की संख्या N1, N2, N3 हो, तो फिर A1 का मोल प्रभाज हम अगर X1 से सूचित करें तो X1 बराबर N1 बटे टोटल, जोड़ दीजिए सिग्मा N, X2 तो N2 बाई टोटल। तो इस प्रकार से मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज में हम आंशिक दाब को जब व्यक्त करेंगे तो P बराबर PI बराबर NI RT बाई B। अब इस NI को यानी इस नंबर ऑफ मोल को हम लोग जब इसमें लिखेंगे तो सीधे तक हम याद रखेंगे मोल प्रभाज आंशिक दाब बराबर मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। बर्तन का कुल दाब यानी अगर हम आंशिक दाब को PI से सूचित करें, मोल प्रभाज को XI से सूचित करें और टोटल दाब P, तो PI बराबर होगा XI इंटू P। अब XI क्या हो जाएगा, वो XI हमने कहा NI बटे टोटल नंबर ऑफ N, ये N टोटल। तो ये आंशिक दाब के रूप में था, मोल प्रभाज के रूप में था आंशिक दाब। आंशिक दाब बराबर मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। ये था हमारा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम, फिर उससे पहले चार्ल्स बॉयल्स गेलुसाक। अब इसमें हम सबसे लास्ट था हमारा गैसों का विसरण। गैसों का विसरण नियम में विसरण शब्द को थोड़ा सा फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। विसरण, गैसों का विसरण नियम ग्राहम साहब ने दिया। गैस का विसरण का अर्थ हमने कहा आपस में घुल मिल जाना, आपस में विसर्ग मतलब आपस में जो गैस के एक दूसरे को मिल जाने का जो गुण होता है वह विसरण गुण कहलाता है। फिर एक बार जिक्र करना आवश्यक समझते हैं हम कि यहाँ भी जो आपस में जो गैसें घुलने मिलने वाली है अक्रियाशील ही, अक्रिया मतलब आपस में अभिक्रियाशील होते हैं, अर्थात आपस में क्रिया नहीं करते। विसरण दर किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर ये यंत्र है, इससे एक सेकंड में जितना आयतन यानी प्रति एकांक आयतन इससे प्रति एकांक समय में गैस का जितना आयतन निकलेगा उसे कहेंगे विसरण दर। इसको R से सूचित करते हैं। R बराबर हो गया V/T। R बराबर हो गया V/T। पहले विसरण किसे कहते हैं? तो गैसों के आपस में घुल मिल जाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण दर क्या
क्या हो गया, तो किसी यंत्र से, किसी उपकरण से, किसी गैस उत्सर्जक से प्रति एकांक समय में जितना आयतन विसर जाए, जितना आयतन विचरित हो जाए, उसे हम कहेंगे विसरण दर। विसरण दर के संदर्भ में अब नियम है ग्राहम साहब का, ग्राहम का गैसों का विसरण नियम। ग्राहम साहब ने जो नियम दिया उसके अनुसार बताया कि भिन्न भिन्न गैसों का जो विसरण दर होता है वह उनके घनत्व पर निर्भर करता है। अगर ताप अचर हो, दाब अचर हो, नियत ताप और दाब पर किसी गैस का विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण दर R वैरी एट 1/√d। विसरण दर व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके घनत्व, d घनत्व है। अब यहां से देखिए R बराबर हम लिख सकते हैं K/√d। इससे अगर देखें, अगर एक गैस है A, एक गैस है B, विसरण दर A का विसरण दर है R1, इसका विसरण दर है R2, तो इससे क्या होगा, R1 बराबर K/√d1 और R2 बराबर K/√d2। डिवाइड कीजिए, इसलिए R1/R2 बराबर हो जाएगा हमारा d2/d1। R1/R2 बराबर आ गया हमारा √d2/d1, सॉरी R1 R2। नीचे देखिए, यहाँ R2 नीचे है और इसका जो घनत्व है वो ऊपर है, √d2/d। यही हमारा ग्राहम का गैसीय विसरण का। इसमें थोड़ा सा समझते हैं, ग्राहम के गैसीय विसरण नियम D बराबर हम पीछे देखे हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इसमें d1 बराबर हो जाएगा और d बराबर m/v में m को अगर हम कांस्टेंट माने, एक बार m कांस्टेंट हो, यदि m अचर हो, m अचर हो, तो d1 बराबर m/v1 और d2 बराबर m/v2। बैठाइए इस फॉर्मूला देखते हैं। जब हम उस फॉर्मूला में बैठा देते हैं, कब, यदि m अचर हो, तो R1/R2 बराबर √d2/d1, d2 m/v2 और d1 m/v1 भी कट गया, यानी हो गया √d2/d1। यानी ग्राहम का नियम हो सकता है R1/R2 बराबर, सॉरी v1 जाएगा ऊपर और v2 नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा v1/v2। ग्राहम का नियम R1/R2 बराबर √d2/d1 है मुख्यतः। ये स्पेशल केस है, कब, जब m अचर हो। एक दूसरा स्थिति हम देते हैं, m वैरीज करता हो और v अचर हो, केस 2। इसे केस फर्स्ट मान लेते हैं, केस 2। v अचर हो तो d1 बराबर हो जाएगा m1/v, d2 बराबर हो जाएगा m2/v। इस स्थिति में R1/R2 बराबर बैठाएंगे हम d2/d1, यानी m2/v, m1/v, v से भी कैंसिल हो गया, इसलिए R1/R2 बराबर m2/m1। तो एक नजर हम अगर डालें, सबको लिख देते हैं, R1/R2 d2/d1 m2/m1 v1/v2। ग्राहम के नियम को इसमें लिख सकते हैं। मुख्यतः ये है, ये कब, जब भी नियत हो, यानी जो भिन्न भिन्न गैस है सबका आयतन समान हो तब, और ये कब, जब दी गई गैस जो लिया गया है उसकी मात्रा समान।
तो इस प्रकार से ग्राहम का जो गैसीय विसरण का नियम था, ग्राहम के गैसीय विसरण के नियम के उपयोग के आधार पर कई तरह के यानी इनके कई अनुप्रयोग हैं। आणविक द्रव्यमान खास करके जो आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं, उनके आणविक द्रव्यमानों के सेपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है और कई अनुप्रयोग इसके हैं। गैसों के अनुप्रयोग में हम उसका विशेष रूप से जिक्र करेंगे। ये हमारा एक छोटा सा कहानी था, छोटी सी कह सकते हैं कि गैस से नियम से संबंधित प्रमुख बिंदुओं का संग्रह था। एक नज़र हम डाल देते हैं गैस के दाब जो हमारा होता है कि गैस दाब, तो दाब के कई मात्रक होते हैं। दाब का व्यवहारिक सबसे पहले तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है वायुदाब, और एक एटीएम बराबर 76 cm ऑफ Hg होता है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 760 mm ऑफ Hg होता है। अगर हम इसको टॉर में बदलेंगे तो 760 टॉर भी लिखते हैं, और जानते हैं कि इसका एक यूनिट होता है पास्कल, 1013.2 पास्कल होगा एक वायुमंडलीय दाब बराबर। पास्कल को ही हम लोग कहते हैं न्यूटन। दाब का होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, बल बटे क्षेत्रफल, और बल न्यूटन, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 101.325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये इसके बराबर 1 बार के बराबर। तो वायुमंडलीय दाब को एटीएम भी कहा जाता है, cm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, टॉर, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बार, और ये सब इसके आपसी रिलेशन है। इस तरीके से हमारा गैस के समीकरण का प्रमुख बिंदु समाप्त होता है। समाप्त होने से पहले चलते चलते हम एक नज़र सारे नियम पर डाल दें। V varies 1/T Boyle's law, V varies T Charles law, V varies N Avogadro law, P varies T Gay-Lussac Charles law, P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस so on to डाल्टन का आंशिक दाब नियम, और R1/R2 बराबर √D2/D1 या R varies 1/√T ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष सूचना है, हमारा जो अगला टॉपिक है जिस पे हम लोग आएंगे केमिस्ट्री के क्लास में, वह रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके साथ हम अगले क्लास में होंगे, और साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि आप जैसे अभी गैस के नियम पढ़े हैं, पीछे मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तमाम टॉपिक के PDF देखना चाहते हो, PDF प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आकर के आप इसको देख सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिंक YouTube पे दे दिया गया है, इस चैनल पे ही दे दिया गया है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।